दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को जान से मार देने की धमकी मिली है। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव को फोन करके धमकी मिली है। तेज प्रताप यादव को कहा गया है कि वे थाने में केस दर्ज न करवाएं वरना अंजाम बुरा होगा, जहां उन्हें यह धमकी औरंगाबाद से दी गई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की औरंगाबाद में शहर के कामा बिघा मोड़ में बाइक की एजेंसी है। इस शोरूम में 6 की संख्या में रहे कुछ युवकों ने तोड़फोड़ कर डाली। इसके बाद मंत्री तेज प्रताप यादव को फोन करके यह धमकी दी गई है कि यदि वे इस मामले में शिकायत करने गए तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। हालांकि धमकी के मामले में कार्रवाई के लिए थाने में 2 अलग अलग आवेदन दिए गए हैं। दोस्तों बिहार में इस वक्त लू चल रही है, जहां भीषण गर्मी की चपेट में बिहार है। बिहार के अधिकतर जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। लू से आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान है। जहां सीमांचल मिथिलांचल यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना समेत बिहार के 18 जिलों में हीट वेव दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि बिहार में 21 अप्रैल के बाद तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस दौरान बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूरे बिहार में लू जैसी परिस्थितियां रहेंगी, जब कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। इसे देखते हुए इस सीजन में पहली बार लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल मिथिलांचल, मगध, पटना समेत बिहार के आधा दर्जन जिलों में भीषण उष्ण लहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, मोतिहारी, खगड़िया, बांका और सुपौल के कुछ स्थानों पर भीषण उष्ण लहर चलेगी, जब वहीं बिहार के दक्षिण भाग, उत्तर पूर्व एवं मध्य भागों के कुछ 1-2 हिस्सों पर उष्ण लहर चलने की आशंका है। आपको बता दें कि कल सुपौल, फारबिसगंज, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मोतिहारी, शेखपुरा और खगड़िया प्रचंड लू की चपेट में रहा। वहीं पटना, वाल्मीकिनगर, सबौर, डेहरी, जमुई, भोजपुर, वैशाली, बांका, नवादा, हरनौत और फिर अवानपुर में हीट वेव की स्थिति रही। दोस्तों बिहार के जमुई से अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली है, जहां शादी के दौरान 7 फेरे लेने से ठीक पहले दुल्हन अपने प्रेमी संग फरार हो गई। यानी कि शादी के दौरान ही 7 फेरे लेने से पहले ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। जहां और दूल्हा समेत बाराती और शरारती मुंह देखते रह गए। दुल्हा को बिना शादी के ही बेरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं पर दुल्हन के परिवार वालों को भी काफी फजीयत हुई। जब पूरा मामला बिहार के जमुई जिले के थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। यहाँ शादी समारोह का आयोजन किया गया था। बारात लगने के बाद दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया, या वरमाला भी पहनाया गया और फिर शादी की रस्म की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच दुल्हन मुंह धोने का बहाना बना करके बाहर निकली और बाहर इंतजार कर रहे अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। दोनों वहां से फरार हो गए। इस बीच दुल्हन की खोजबीन होने लगी। पूरी जानकारी मिलने के बाद शादी समारोह में हरकत मच गया। जब बाराती और शरारती दुल्हन की खोज करने लगे पर उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। हालांकि दुल्हन के परिवार वाले प्रेम प्रसंग के बारे में जानते थे पहले से। जब परिवार के मुताबिक दोनों के बीच 2 साल से अफेयर था, इसीलिए शादी के लिए वे लोग राजी नहीं थे। पर प्रेमिका अपने प्रेमी से ही शादी करने की जिद पर अड़ी थी। अंत में मामला उल्टा पड़ गया। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट नहीं करते हैं। जहां अब भाजपा मुस्लिम समुदाय के वोट को हासिल करने के लिए तरह तरह की रणनीति कर रहे हैं। जी हां, मुस्लिम समुदाय तक पार्टी की पहुंच बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किया गया सूफी संवाद कार्यक्रम ईद के बाद बिहार में भी होगा। जब बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल के जिलों अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज से इसकी शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर के उनको ये बताना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना जाति, पंथ या फिर समुदाय को देखे सभी के लिए काम किया है। पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है। जब भाजपा नेताओं के मुताबिक सूफी संवाद को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर 150 गैर राजनीतिक लोगों की एक टीम बनाई गई है। जब बिहार के लिए
चिन्हित टीम सीमांचल के इलाकों में जाकर के मुस्लिम समाज को ये बताएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की भाजपा सरकार उनके लिए क्या क्या काम कर रही है। जी हाँ, सेमिनार, संवाद, कव्वाली और कार्यक्रमों के माध्यम से ही उनको ये जानकारी दी जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विशाल मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद तुफैल कादरी ने बताया है कि ईद के बाद बिहार में भी सूफी संवाद की शुरुआत होगी। इसे सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया से किया जाएगा ताकि मुस्लिम समुदाय के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। तो ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या भाजपा मुस्लिम समुदाय की वोट को हासिल कर पाएगी या नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना चलाई जा रही है, यानी कि मिड डे मील से बच्चों को भोजन कराया जा रहा है। अब इन्हीं सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने में लगातार लापरवाही देखी जा रही है। यह भोजन बनाने के क्रम में कई बार छिपकली गिरने की शिकायत भी मिलती रही है। इसके बावजूद भी इसको रोकने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से भोजन में छिपकली गिरने की बात सामने आई है। जी हाँ, कल बिहार के गया जिला के डुमरिया प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय मेगरा में मिड डे मील का भोजन खाने के बाद करीब 50 छात्र बीमार हो गए। अचानक एक साथ बड़ी संख्या में छात्रों की बीमार होने के बाद स्कूल प्रबंधक और परिवार वालों में हरकंप मच गया। जब सभी छात्रों को आनंद फानन में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह कल भी स्कूल में मध्याह्न भोजन का खाना बना था। जब स्कूल की छात्राओं को खाना परोसा गया, सभी ने खाना खाया। इसके बाद एक कई छात्र बीमार हो गए। छात्राओं के एक साथ बीमार होने के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। छात्राओं को उल्टी और बेहोशी की शिकायत हो रही थी। जहाँ इसके बाद सभी छात्रों को डुमरिया सरकारी अस्पताल में जहां उनका इलाज किया जा रहा है। दोस्तों, भारत में एक बार फिर से प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। जहाँ इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बेमौसम बारिश है। जब पिछले कुछ दिनों में देश के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में मौसमी विपदा के चलते कई जगहों पर किसान प्याज को दामों से काफ़ी कम कीमत पर बेच रहे हैं। ऐसे में देश में प्याज के दाम 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए हैं। आपको बता दूं कि पूरे देश में जितने प्याज की खेती की जाती है उसमें महाराष्ट्र में अकेले 40% का उत्पादन होता है। ऐसे में मार्च में बारिश और फिर ओलावृष्टि से कई जगहों पर प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में इसका सीधा असर प्याज की फसल पर भी पड़ा है, जहाँ किसानों में गुणवत्ता को लेकर के चिंता बढ़ गई है और वे दहशत में प्याज वास्तविक कीमत से काफ़ी कम कीमत पर बेच रहे हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जब परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल से 8 मई के बीच किया जाएगा, जब वही प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन 20 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच किया जा रहा है। जब बोर्ड की ओर से सभी केंद्रों के केंद्राधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बढ़ती गर्मी का सबसे ज्यादा सामना स्कूली बच्चों को करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण बिहार के सभी स्कूलों का संचालन 10:30 बजे तक ही किया जा रहा है। इसके बावजूद भी भीषण गर्मी में स्कूल जाना बच्चों के लिए काफ़ी कष्टधारी साबित हो रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने 5वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल बिहार में बढ़ती गर्मी के साथ हीट वेव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जहाँ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, गया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मधेपुरा समेत बिहार के सभी जिलों में लगभग यही हाल है। इसी बीच मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए जिले की 5वीं तक की सभी स्कूलों को 20 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि ईद का क्रेज बाजारों में देखने को मिलने लगा है। पूरी दुनिया में ईद का जश्न बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि भारत और सऊदी में एक ही दिन ईद का जश्न देखने को मिलेगा। जी हाँ, गौरतलब है कि ईद का फैसला चांद देखने के बाद ही होता है। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि गुरुवार को मिडिल ईस्ट चांद नजर आए। नतीजतन भारत और सऊदी अरब में ईद का जश्न एक ही दिन देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर ने दावा किया है कि गुरुवार को अधिकांश मिडिल ईस्ट देशों में आधा चांद नंगी आंखों या फिर दूरबीन से देखा जाना लगभग असंभव है। इस रिपोर्ट के आधार पर इस बात की संभावना जताई जा सकती है कि सऊदी अरब समेत बाकी मिडिल ईस्ट देशों में ईद उल फित्र शनिवार यानी कि 22 अप्रैल 2023 को ही मनाया जाएगा। यानी कि 22 अप्रैल को शनिवार को पूरी दुनिया में एक ही साथ ईद मनाई जाएगी। आपको बता दूं कि सऊदी के सुप्रीम कोर्ट ने खाड़ी देश के सभी मुसलमानों को गुरुवार की शाम को शव्वाल के महीने के लिए
आधा चांद की तलाश करने की अपील की है। हालांकि चांद दिखने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में संभावना के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत और सऊदी में ईद एक ही दिन मनाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगले 2 सालों में 2 चुनाव होने हैं, जब पहला लोकसभा तो फिर दूसरा विधानसभा चुनाव। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव की तैयारियों में जुटी बिहार की राजनीतिक पार्टियों के पास उनकी माली हालात क्या है, यानी कि बिहार की राजनीतिक पार्टी के पास कितना पैसा है। जी हाँ, इन दलों के खाते में कितने रुपए जमा है और बिहार में सबसे अधिक पैसों वाली पार्टी कौन है, हम आपको भी इन सवालों का जवाब देंगे। जी हाँ, अब इन तमाम सवालों का जवाब सामने आ गया है। इस जवाब के अनुसार बिहार की सबसे धनवान पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री की पार्टी जदयू है, जबकि बिहार में मेंबर के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की माली हालात बेहद खराब है, जबकि देश की सबसे अमीर पार्टी कहे जाने वाली भाजपा के बिहार के खाते में महज 51 लाख रुपए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास 71 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जी हाँ, यानी कि 71 करोड़ रुपए का मालिक है जदयू की पार्टी। वहीं पर आरजेडी के पास कुछ भी पैसा नहीं है, आरजेडी पार्टी के पास शून्य है। जी हाँ, कंगाल है आरजेडी। वहीं पर बीजेपी के बारे में बात किया जाए तो बीजेपी के पास, बिहार बीजेपी के पास 51 लाख रुपए महज है। जी हाँ, दरअसल बिहार की 4 प्रमुख पार्टियों की आमदनी और खर्च के हिसाब जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक जदयू बैंक बैलेंस के हिसाब से नंबर 1 पर बना हुआ है, यानी कि जदयू के पास 71 करोड़ रुपए है बिहार में। हालांकि ये चंदा के बूते बनी हैसियत है, जबकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद की आर्थिक स्थिति खराब है, जब पार्टी के नेतृत्व भी ईडी सीबीआई जांच में घिरा है। पार्टी का बैंक बैलेंस पूछने पर कोषाध्यक्ष बताते हैं कि 0 सन्नाटा। जब वहीं भाजपा भले देश के सबसे अमीर पार्टी है, खाते में 752 करोड़ रुपए है भाजपा के पास, लेकिन बिहार बीजेपी इकाई के बैंक में अभी महज 51 लाख रुपए है। जबकि देश की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी कांग्रेस की बिहार इकाई के नेता रुपए के लिए दिल्ली की राह ताकते रहते हैं। इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी तो अपने खर्च के लिए अपने विधायकों का वेतन लेती है। दोस्तों पूरे बिहार में लू का प्रकोप है, लू चल रही है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि लू कैसे चल रही है, लू चल रही है या नहीं, ये कैसे तय होगा? लू और हीट वेव में क्या अंतर है? लू किसे कहते हैं, हीट वेव किसे कहते हैं? चलिए इन सारे सवालों का जवाब अभी हम आपको देंगे इस वीडियो में। बात करते हैं कि देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जहाँ कुछ शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री तक दर्ज हो चुका है। जहाँ कई राज्य हीट वेव की चपेट में हैं। लू से पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में महाराष्ट्र का हाहाकार मचा हुआ है। हीट वेव लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। गर्मी के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में आपको लू के बारे में बताएंगे, या लू के बारे में सब कुछ बताएंगे, जैसे कि कैसे ये तय होता है कि ये लू चल रही है या नहीं, देश में कब से कब तक लू चलती है और कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा असर दिखता है। तो बात करते हैं कि गर्मी के सीजन में गर्म सूखी हवाएं चल रही है, जिन्हें लू कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इन गर्म हवाओं के संपर्क में रहता है तो फिर उसका चेहरा, सिर और शरीर के अन्य हिस्से इससे प्रभावित हो सकती है, झुलस सकती है, और इसी स्थिति को लू लगना कहा जाता है। या जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि धूप में निकला था और इसको लू लग गया, यानी कि लू लगना इसी को कहा जाता है। अब देश में लू चल रही है या नहीं, अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग मानक है। जहाँ कुछ देशों में तापमान और नमी की हीट इंडेक्स के आधार पर लू चलने की घोषणा की जाती है, वहीं कुछ देशों में अधिक तापमान के आधार पर लू की जानकारी दी जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में लू की घोषणा करने के 2 तय मानक है। जब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मैदानी इलाकों में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहे तो फिर लू चलने की घोषणा की जाती है। वहीं अगर यही पारा 47 डिग्री से अधिक हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में उन इलाकों में खतरनाक लू चल सकती है। इसे खतरनाक लू की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि तटीय क्षेत्र में 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी का तापमान रहता है, तब इलाके में हीट वेव चलनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर लू कब से कब तक चलती है। तो मौसम विभाग के मुताबिक भारत में हीट वेव अब मार्च से जून के समय चलना शुरू हो जाता है। हालांकि लू मई महीने में अपने चरम पर होती है। देश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां जुलाई तक में लू चलने के मामले सामने आते हैं। वहीं पर अगर हीट वेव के बारे में बात किया जाए तो हीट वेव रुकी हुई हवाओं के कारण पैदा होता है। उच्च दबाव वाली हवा को ये नीचे की ओर ले जाती है और फिर वे जमीन के पास हवा को आगे बढ़ने से रोकती है। नीचे बहने वाली हवा एक स्थान पर एकत्रित होकर के गर्म हवा के रूप में ले लेती है, यानी कि हवा गर्म हो जाती है। ये हवा हीट वेव की रूप ले लेती है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। 17 साल की लड़की का कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के उसका न्यूड वीडियो बना लिया और अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। यही नहीं, लड़की ने न्यूड वीडियो बनाने से रोका तो फिर उसने अपने हाथ की नस काटने की धमकी दे दी। मामला पुलिस तक पहुंचा, जब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जब पीड़िता ने 17 अप्रैल को काजी मोहम्मदपुर थाने में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के खिलाफ कथित शिकायत की है। जब लड़की ने पुलिस को बताया है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उसे ब्लैकमेल कर रहा है। एक दिन जब वो नहाने जा रही थी तो बॉयफ्रेंड जबरदस्ती उसके बाथरूम में घुस गई। जब बहुत रोकने के बावजूद भी वो नहीं माना, जब वो न्यूड वीडियो बनाने लगा। लड़की का आरोप है कि जब उसने बॉयफ्रेंड को ऐसा करने से मना किया तो फिर वह ड्रामा करने लगा और फिर बोला है कि अगर वीडियो नहीं बनाने दिया तो फिर अपनी नस काट लेंगे। लड़की ने पुलिस को बताया है कि बॉयफ्रेंड की धमकी से वह इतनी डर गई कि मोबाइल से अपना नहाते हुए न्यूड वीडियो बनाने से रोक तक नहीं सकी। हालांकि लड़की को बॉयफ्रेंड पर भरोसा था कि वह कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन अब उसने ये न्यूड वीडियो अपने सभी दोस्तों को भेज दिया है। अब सारे दोस्त उससे फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव डाल रहे हैं, जहां मना करने पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के पास जब शिकायत गई तो फिर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों शरारती तत्वों के कारनामे लगातार सामने निकल कर के आते हैं, जो बिहार को शर्मिंदगी महसूस करा रहे हैं। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर गंदी वीडियो चलने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि भागलपुर स्टेशन से एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला निकल कर के सामने आ गया है, जहां अचानक टीवी स्क्रीन पर एक ऐसा वीडियो चलने लगा जिसे देख करके सभी लोग हैरान हो गए। लोग इसका वीडियो भी बनाने लगे, यानी कि कैमरा से रिकॉर्ड करने लगे। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जब मामले को लेकर के बताया जाता है कि सोमवार की देर रात डिस्प्ले बोर्ड पर जागरूकता विज्ञापन के बजाय वेश्यावृत्ति का विज्ञापन चलने लगा, जिससे देख करके लोगों के बीच हरकत मच गया। लोगों की भीड़ जुट गई, कई लोगों ने अपने फ़ोन से वीडियो बनाने लगा, जिसके बाद ये बात आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। आपको बता दूं कि ये डिस्प्ले बोर्ड रेलवे स्टेशन के निकट अम्बेडकर चौक के पास लगी है, जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब बनाने वाले और फिर घूस लेने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन शराबी और फिर घूसखोर पकड़े जा रहे हैं। इस बार भी एक घूसखोर अमीन पकड़ा गया है, जब 20,000 रुपये घूस लेते हुए निगरानी ने उसे धर दबोचा है। निगरानी की टीम ने जहानाबाद मदनगंज प्रखंड के शाइस्ताबाद पंचायत के किशनपुर मौजा के विशेष सर्वेक्षण अमीन मोहम्मद सद्दाम आलम को घूस लेते हुए पकड़ा है। 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ लेते विजिलेंस ने दबोचा है। आपको बता दें कि मोहम्मद सद्दाम आलम शाइस्ताबाद पंचायत के किस्तारामपुर मौजा की अमीन सर्वे के नाम पर मुस्तदपुर गांव निवासी नरेश यादव से लगातार पैसे की मांग कर रहा था, जिससे परेशान होकर के नरेश यादव ने निगरानी को सूचना दे दी। मिली सूचना के आधार पर विशेष सर्वेक्षण अमीन मोहम्मद सद्दाम आलम को निगरानी की टीम ने धर दबोचा है। 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। दोस्तों विपक्षी एकता की पहल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक के मुकाबले एक का फॉर्मूला एनडीए को जहां डराता है तो वहीं महागठबंधन को उत्साहित करता है। 2014 लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों की गिनती करके महागठबंधन उत्साहित हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अभी से ही इसकी काट खोजने में लग गया है। जहाँ हिसाब ये बनता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा के उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार उतारा गया और राजद, जदयू, कांग्रेस और वाम दलों की वोट एक साथ आ गए तो भाजपा को अपनी 17 सीटों का अलावा एकीकृत लोजपा की 6 सीटों को बचाने में परेशानी होगी। इस समय भाजपा को लोजपा के दोनों गुटों के अलावा राष्ट्रीय लोक जनता दल का साथ मिला है। यही समीकरण 2014 में भी था, जहाँ अंतर सिर्फ यह है कि रालोजपा का नाम बदल करके राष्ट्रीय लोक जनता दल हो गया है। एक उम्मीद विकासशील इंसान पार्टी से है। 2014 में वे पार्टी नहीं बनी थी, हालांकि इसके संस्थापक मुकेश सहनी भाजपा के साथ थे, जहाँ अभी वे दुविधा में हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 29.40%, लोजपा को 8.40% और रालोसपा को 3% वोट मिला था। तीनों को मिलाकर के 38.80% हुआ। दूसरी तरफ अलग लड़ करके जदयू को 15.80, गठबंधन में लड़ करके राजद को 20.10, कांग्रेस को 8.40 और राकांपा को 1.20% वोट मिला था। तो 2024 में ये सभी दल अगर एक साथ लड़े और वोट भी पहले की तरह मिले तो फिर 45% से अधिक वोट महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद होने की कल्पना की जा सकती है। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, हाजीपुर, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा और काराकाट ऐसी 12 सीटें हैं जहां एनडीए को जदयू और राजद
या फिर उसके सहयोगी दलों को मिलाकर के मिले वोटों से अधिक मिला था। हालांकि बाकी 28 सीटों पर वर्तमान महागठबंधन की वोटों का योग राजद उम्मीदवारों को मिले वोटों से काफी अधिक था। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार की शाम अचानक पुरानी दिल्ली पहुंचे, जब उन्होंने यहां बंगाली मार्केट में स्ट्रीट फूड के जायके का लुत्फ उठाया। जब इस दौरान लोग उनकी फोटो भी खींचते हुए नजर आए। राहुल गांधी बंगाली मार्केट की एक गली में चाट की दुकान पर चटपटी मटर खाते हुए नजर आए। इस दौरान उनकी कई लोगों ने फोटो खींचे। राहुल गांधी ने नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। दोस्तों बात करते हैं कि स्टेट बैंक में खाता रखने वालों के लिए अच्छी खबर है, जब बैंक की ओर से ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। अगर आपका भी देश के इस सरकारी बैंक में खाता है तो फिर अब बैंक आपको पूरे 57,000 रुपये दे रहा है। जी हाँ, बैंक की ओर से ग्राहकों के लिए समय समय पर कई सुविधाएं दी जाती है। अब आपके पास भी ये पैसे पाने का मौका है। अगर आप भी SBI में RD कराते हैं तो फिर आपको पूरे 57,658 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। RD यानी कि रैंकरिंग डिपॉजिट स्कीम, यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर महीने आपके खाते में से पैसा काट कर रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने 5 साल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की RD कराई है और इस पर आपको 6.75% की दर से ब्याज मिल रहा है, तो फिर इस हिसाब से आपको मैच्योरिटी पर पूरे 57,658 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपको बता दो कि 5 साल में हर महीने 5,000 रुपये के हिसाब से आपको निवेश करके 3 लाख रुपये का होगा, लेकिन आपको मैच्योरिटी पर पूरे 3,57,658 रुपये मिलेंगे। इसमें से 3 लाख रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट राशि होगी और 57,658 रुपये ब्याज की राशि मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन के ऑनलाइन दाखिल खारिज करने में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। जब फर्जीवाड़ा रजिस्टर 2 में दर्ज भूमि के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के दौरान किया गया है। जब इसमें अंचल कार्यालयों में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर और राजस्व कर्मी की मिलीभगत पाई गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसी भूमि के दाखिल खारिज पर रोक लगा दी है जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है। जब ऐसी भूमि को कोई भी कर्मचारी या फिर अधिकारी दोबारा दाखिल खारिज नहीं कर दें, इसीलिए सिस्टम को लॉक कर दिया गया है। जब फिलहाल मामले की जांच चल रही है। बिहार के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं। जब विभाग इस मामले की समीक्षा करेगा, इधर इस मामले में बिहार के कई CEO, राजस्व कर्मचारी और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से लगाई गई रोक से बिहार में लगभग 1.25 लाख मामले में पेच फंस गया है। ऐसी भूमि का परिमार्जन भी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना से सटे बिहेटा इलाके में सोमवार को बालू माफिया ने मिलकर के लेडी माइनिंग इंस्पेक्टर की पिटाई कर डाली। इस मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है। इस मामले में 45 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं कई वाहनों को जब्त कर लिया गया है। अन्य बालू माफियाओं की निगरानी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना को लेकर के जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के तमाम प्रवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की और इस पूरे मामले में BJP की संलिप्तता बताई है। JDU प्रवक्ता अभिषेक झा ने मीडिया को बताया है कि BJP MLC जीवन कुमार अवैध बालू खनन में लिप्त हैं। MLC चुनाव से पहले उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी और कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिस पर कई केस दर्ज हैं। जहां उन्हें BJP ने अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसे व्यक्ति को शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं। ये दर्शाता है कि BJP की नीयत क्या है। ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग एक 100 घोषित वाशिंग मशीन है, जिसे BJP नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वे इस वाशिंग मशीन में धुल करके निकल जाते हैं और सारे दाग मिट जाते हैं। भाजपा की नीति यही बताती है कि कहीं ना कहीं बालू खनन के कारोबार में अवैध तरीके से जुड़े जो माफिया है, उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। दोस्तों बात करेंगे कि पटना में पड़ रही भीषण गर्मी और चल रही लू का असर अब ईद की नमाज पर भी दिखेगा। जब बढ़ती गर्मी के कारण इस साल ईद की नमाज 22 या फिर 23 अप्रैल को गांधी मैदान में सुबह 7:30 बजे से ही होगी। यह गांधी मैदान में हमेशा से ईद की नमाज सुबह 8 बजे से होने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार गर्मी और तेज धूप को देखते हुए नमाज आधा घंटा पहले 7:30 बजे से होगी। इसकी जानकारी नमाज ईदेन कमेटी गांधी मैदान पटना के अध्यक्ष महमूद आलम और फिर सचिव डॉक्टर मोहम्मद जफर रियाज ने दी है। नमाज ईदेन कमेटी ने कहा है कि इन दिनों गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। जब गांधी मैदान में ईद की नमाज में 25,000 से ज़्यादा लोग जुटते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े और फिर बीमार लोग भी होते हैं। ऐसे में किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी नहीं हो, इसके लिए ईद की नमाज का समय बदल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ठीक 7:30 बजे से नमाज शुरू हो जाएगी, इसीलिए नमाज में शामिल होने वाले तय समय से पहले गांधी मैदान में पहुंच जाएं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 34 लोगों की जान चली गई है। इस बीच इस मामले को लेकर के बिहार में सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस मामले को लेकर के सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। जी हाँ, राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। साथ ही शराब तस्कर से जुड़े 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब कांड के बाद नेताओं का मोतिहारी दौरा भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता भी पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। इस क्रम में बीजेपी के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी पीड़ित परिवार से मिले हैं। सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों का भी हालचाल जाना है। मरीज और मृतकों के परिवार वालों से मिलने के बाद संजय जायसवाल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जम करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक 32 लोगों की जान जहरीली शराब पीने की वजह से गई है। इनको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन जिम्मेदार है। डायरिया होने की बात साबित करने के लिए अधिकारी मरीजों के बीच ORS का पैकेट बांट रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि चुनावी रणनीतिकार से सक्रिय राजनीति में जाने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान पद यात्रा पर। ये तो आपको पता है, कई बार केडीबी लैब के माध्यम से भी इसके बारे में बताया गया है। वहीं पिछले 200 दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं, जब पश्चिमी चंपारण से पद यात्रा करते हुए वैशाली पहुंचे हैं। इस दौरान वे लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। वैशाली के पटेड़ी बेलसर प्रखंड के चक गुलामुद्दीन पंचायत में उन्होंने नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब खत्म हो चुकी है। राजनीति में उनकी अपनी कोई भी साख नहीं बची है। जहाँ वे कभी बीजेपी की पैर पकड़ते हैं तो कभी लालटेन पर लटक करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने प्रशासक के तौर पर 2005 से 2012 तक का काम किया। इसका असर बिहार में दिखा भी था। 2014 में जब उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई, तब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 2014 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2014 में नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनकी पार्टी चुनाव हारी थी, जब तब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी नहीं बल्कि वे चुनाव हारे थे, क्योंकि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 45 सीट पर ही चुनाव जीत पाई थी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हार थी। इसके बाद भी वे सीएम बने रहने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाते रहते हैं। जब वह बीजेपी के पैर पकड़ते हैं तो कभी लालटेन से लटक करके वे सीएम बने रहते हैं। यही वजह है कि आज के नीतीश कुमार की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। दोस्तों बात करते हैं कि रामविलास पासवान के निधन के 1 साल के अंदर ही उनकी बनाई गई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई। एक गुट की कमान उनके बेटे चिराग पासवान के हाथों में है, तो जबकि दूसरे गुट की कमान रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस के हाथों में है। चिराग पासवान अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जी हाँ, उन्हें किसी दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनके अपने ही उनका साथ छोड़ करके चले गए हैं। चिराग पासवान का कहना है कि 5 सांसद जरूर अलग हुए हैं, लेकिन हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 75 सदस्य हैं और उनमें 66 लोग हमारे साथ हैं। मेरी राजनीतिक हत्या कराने की कोशिश की है और पार्टी के अंदर कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं जो मेरे पिता के सपनों को पूरा करने नहीं देखना चाहते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि जब अपने ही मेरे साथ नहीं है तो फिर दूसरों से क्या ही सिकवा। पिताजी के निधन के बाद चाचा जी में जो परिवर्तन देखा, जहाँ उसकी कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने पार्टी को तोड़ने का प्रयास पिताजी के रहते हुए भी किया था। जिन सांसदों के विरोध करने की बात हो रही थी, पिताजी के निधन के बाद उन्होंने बात करनी बंद कर दी थी। जहाँ अगर उन्हें अध्यक्ष बनना था या फिर केंद्र में मंत्री की इच्छा थी तो फिर मुझे कहते, मैं खुद उनके नाम का प्रस्ताव बनाता। जहाँ मेरी पार्टी के मुट्ठी भर लोग मेरे पिताजी के विचारों के साथ समझौता करके उन लोगों के साथ जाकर के खड़े हो गए जो मेरे पिताजी की राजनीतिक हत्या कराना चाहते थे। मैं नीतीश कुमार की बात कह रहा हूँ। पहली बार हमारी पार्टी में टूट नहीं कराई है। 2005 में हमारे 29 विधायक जीत करके आए थे, तो फिर तोड़ा। नवंबर 2005 में चुनाव हुआ, जब उसमें तोड़ा। गाहे बगाहे MLC को तोड़ा। इस बार एक विधायक जीत करके आए, इन्हें भी तोड़ लिया गया। नीतीश कुमार हमेशा मेरे पिता के राजनीतिक कद को कम करने की कोशिश करते रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि हाई कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई होगी जिसमें पटना के MLA MP कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इस कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को सदैव उपस्थित होने के लिए कहा है। न्यायाधीश संदीप कुमार के समक्ष राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की गुहार लगाई है।
जिसे कोर्ट ने स्वीकृति देते हुए इसे 24 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। जब मोदी सरनेम को लेकर के दिए गए बयान से जुड़ी हुई याचिका को 2019 में ही दायर कराई गई थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि जितने भी मोदी है वे चोर हैं। इस टिप्पणी को आधार बनाते हुए भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर के कंप्लेंट केस दर्ज कराया था। इस मामले में पटना की एमएलए-एमपी कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अगर हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दी जाती है तो फिर राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। जहां कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, वित्त विभाग एवं प्रावैधिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जब बिहार में महिलाओं के साथ हो रहे गलत घटना को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया है, जिससे अब जांच करने में बेहद ही आसानी होगी। इसके साथ ही बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का भी विकास होगा। जब कैबिनेट की बैठक में बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के लिए राशि की स्वीकृति दे दी गई है। दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब 3 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। वहीं नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि 3 एयरपोर्ट 15 एयरपोर्ट प्रोटोकॉल संवर्ग के लिए पद की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं जमींदारी बॉन्ड का जिम्मा अब खुद बिहार सरकार लेगी। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी भले से ही गठबंधन को मूर्त रूप देने में लगे हो, लेकिन जातिगत जनगणना और फिर आरक्षण की समय सीमा हटाने की उनकी मांग विपक्षी एकजुटता का मुख्य आधार बनती नजर आ रही है। जहाँ कुछ विपक्षी नेता इसे भाजपा और फिर सरकार के हिंदुत्व के कार्ड का मुकाबला करने का ब्रह्मास्त्र भी मानते हैं। जातिगत जनगणना और फिर आरक्षण की 50% की सीमा हटाने की मांग से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी दल एक मत नजर आ रहे हैं। जब विपक्षी नेताओं का मानना है कि इस मुद्दे की बदौलत हुए उन पिछड़े समुदाय को अपने साथ ला सकते हैं जो हाल के वर्षों में भाजपा के साथ चले गए हैं। हाल ही में कर्नाटक की एक चुनावी सभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना और फिर आरक्षण की 50% की सीमा खत्म किए जाने की मांग आक्रामक ढंग से उठाई और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस के इस रुख के बारे में पूछे जाने पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने पीटीआई भाषा में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामाजिक संगठनों के लोगों ने राहुल गांधी के से जाति आधारित जनगणना की मांग मजबूती से रखी थी। जब कांग्रेस उसी मांग को लेकर के आगे बढ़ रही है। दोस्तों बात करेंगे कि अग्निवीर योजना के सेना में भर्ती होने के लिए प्रयास करने वाले बिहार के अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी है। मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अग्निवीरों का चयन किया जाना है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए भर्ती कार्यालयों ने आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च से 20 मार्च कर दिया है। यानी कि मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले के अभ्यर्थी 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन www.joinindianarmy.nic.in पर किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो आप अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 2200 से ज़्यादा पदों पर बहाली होने वाली है। इसके लिए विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। बहुत जल्द भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के अलग अलग जिलों में मौजूद 149 सरकारी CITI में मई तक 2022-16 पदों के लिए वैकेंसी आएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग और तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा इस वैकेंसी में आने वाली बाधा को दूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुसार इंस्ट्रक्टर बहाली की वैकेंसी निकालने की तैयारी अंतिम चरण में है। जल्द ही चयन आयोग के द्वारा अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जा सकता है। इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड या फिर सामान्य माध्यम परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। इस बारे में पूरी डिटेल्स जारी होने वाले नोटिफिकेशन में दी जाएगी। आप चयन आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। दोस्तों बात करते हैं कि अप्रैल आते आते देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। जब अप्रैल में ही मई जून जैसी आग बरसने लगी है।
ऐसे में केंद्र सरकार ने मजदूरों की सेहत को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत मजदूरों के कामकाज के घंटों में कटौती की है। यह घंटों में कटौती, पानी, मेडिकल सुविधा और फिर वेंटिलेशन सहित कई अन्य सुविधा देने का जिक्र किया है। यह केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लेकर के मजदूरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रभावी उपाय कराने को कहा है। देश के कई राज्यों में तो गर्मी इतनी बढ़ गई है कि तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिल्ली, एनसीआर सहित यूपी और फिर बिहार में पारा गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से लू और फिर तेज गर्मी के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों और फिर मजदूरों को बचाने के प्रभावी एवं पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैंने कसम खाई है नीतीश के साथ ही रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी कहती है कि नीतीश जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, जहाँ उनके साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना। मैं हमेशा महागठबंधन के साथ खड़ा रहूंगा। दरअसल बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष शफीकुर हक एवं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दावत इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी। इस दौरान जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं हमेशा महागठबंधन के साथ खड़ा रहूंगा। एनडीए में जाने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए का सफाया हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर के कहा कि ये मुलाकात राजनीतिक मुद्दों को लेकर के नहीं हुई थी, बल्कि दशरथ मांझी कृष्ण सिंह स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग को लेकर के हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि जाति जनगणना पर बड़ा फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। जहां अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 मई को की जाएगी। पटना हाईकोर्ट में जाति जनगणना के विरोध में लगभग आधे दर्जन से अधिक याचिकाएं दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक के दौरान सर्वसम्मति से बिहार में जातिगत जनगणना करने के फैसला लिया था। जहां पहले चरण की जाति जनगणना बिहार में संपन्न हो चुकी है और दूसरे चरण की गणना जारी है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है और कहा है कि जाति जनगणना पर अंतरिम रोक नहीं लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 7 मार्च 2023 को बिहार सरकार द्वारा आयोजित जातिगत जनगणना को लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया गया है, जिससे रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई विनोद चंद्र और फिर न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ में हो रही थी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।